Today we will study one regulating act of 1793 and the two charter act. ठीक है, let's start today's class. And what today we will study? Today we will study regulating act of 1793, then charter act 1813, then charter act 1833. ये हमारा आज का क्लास में हम इन तीनों कानूनों के बारे में चर्चा करेंगे। विस्तार से हम देखेंगे कि इसके जो इम्पोर्टेंट क्या थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे, ठीक है ना। उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम आज इसमें पढ़ेंगे कि 1700 इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना हो जाती है, रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ले आ जाता है। इसका जो रेगुलेटिंग एक्ट का काम क्या है, किसको रेगुलेट करा, रेगुलेट मतलब क्या, टू कंट्रोल, ठीक है। सिंपली हम कह सकते हैं कि व्हाट, टू कंट्रोल। और किसे कंट्रोल करना, तो ब्रिटिश, शॉर्ट में लिख देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ऐसे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से रेगुलेट करने के लिए 1773 में ऑलरेडी रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है, ठीक है। आज हम क्या देखेंगे कि हम 1773 का देख चुके हैं, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट भी देख चुके हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना हो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कॉमर्शियल फंक्शन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके कॉमर्शियल फंक्शन के लिए किसे दे दिया जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। कितने मेंबर है, 24 मेंबर्स किसमें, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। उसका 6 मेंबर लाया जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। बैठेगा कहाँ, ब्रिटेन में, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, तो वो कंट्रोल कर रहा है किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके आगे अभी तक क्या हो रहा है, 1793 से पहले जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ठीक है ना, BOD यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बोर्ड ऑफ, यहाँ पे हम लिख देते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसे जो सैलरी आ रहा है, इनमें जो मेंबर्स हैं उनको जो सैलरी मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, वो ब्रिटेन से ही मिल रहा है, वहीं से मिल रहा है। कहाँ से, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट वो उसको सैलरी दे रही है, ठीक है, किसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। इसका काम क्या है, तो ये पॉलिटिकल फंक्शन, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके जो पॉलिटिकल फंक्शन है, ठीक है, पॉलिटिकल फंक्शन, उसको ये क्या कर रहा है, तो ये उसको रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कॉमर्शियल फंक्शन है, ठीक है, इसके जो क्या हमने बताया कि कॉमर्शियल फंक्शन, उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्ट। कितने मेंबर्स, इसमें 24 लोग, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने लोग, 6 लोग, ठीक है। यहाँ तक देख चुके हैं। आज इसके रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है। इसका दो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दो इसके काफ़ी महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं मुद्दे हैं, जिस पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट हट जाता है और चार्टर एक्ट लाया जाता है। सिंपली इसे हम सब कानून ही है, एक्ट कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया जा रहा है, सीधा सीधी हम इतना समझते हैं, ठीक है। तो क्या बताएं हम कि हम स्टार्ट करें अभी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि जब तक आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पढ़ेंगे कि पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है, डायरेक्ट हम जानते हैं कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। गांधीयन एरा, उसका एक्सट्रीमिस्ट, नरमपंथी जो है, गरम दल जो है, नरम दल है, गांधीयन एरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें समझना होगा, क्यों आखिर हम कह रहे हैं कि क्यों करना पड़ा। अगर जब तक हम नहीं समझ, हम अगर मान के चलिए गांधीयन एरा हम पढ़ रहे हैं कि 1917 में गांधी जी का एंट्री हो जाता है चंपारण सत्याग्रह में, उसके बाद भारत की आज़ादी टिल 1947 1947 तक, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक गांधी जी का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। तो ये गांधीयन एरा पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन क्यों इंटरेस्टिंग है, गांधीयन एरा का अपना रिलेवेंस क्या है मॉडर्न इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में। गांधीयन एरा का व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ गांधीयन एरा इन द इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। So that's why we will have to study first of all historical background, कि पूर्व में क्या क्या ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, पूर्व में क्या ऐसा कानून लाया जा चुका है, किस तरह से जो ड्रेन थ्योरी है, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, ठीक है, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, ठीक है। क्या, धन का निष्कासन सिद्धांत, ठीक है, धन का निष्कासन, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी कौन देते हैं, तो दादा भाई नेहरू, ठीक है। कौन है, दादा भाई नेहरू। ये दादा भाई नेहरू जी अपने जो किताब है, इनका किताब क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक का नाम है, वो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में वो देते हैं कि ये जो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी है, ठीक है, ये धन का निष्कासन, यहाँ पे हम लिख देते हैं धन का
निष्कासन, काफी इंपॉर्टेंट है, धन का निष्कासन। इसमें बताते हैं कि कैसे भारत का पैसा, ठीक है, भारतीयों को न मिलकर विदेश जाता है, यूरोपियन कंट्रीज में जाता है, ब्रिटेन में जाता है, किस तरह से यहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स थे, जो लोग कॉटेज इंडस्ट्री था, इंडियन इंडस्ट्रीज था, वो सब किस तरह से तबाह कर दिया था, कैसे सस्ता सस्ता जो चीप प्रोडक्ट्स हैं, चीप गुड्स हैं, वहाँ से लाया, ब्रिटेन से लाया जाता है। ब्रिटेन में 1740 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, 1812 आते आते तक वहाँ पे कई सारे मॉडर्न जो है सो इंडस्ट्रीज स्थापित हो जाते हैं। तो वो किस तरह से वहाँ से जो है सो उसके बाद ये मोनोपोली को ख़त्म करके वहाँ से बहुत सारे यूरोपियन जो कंपनीज हैं वो भारत में आके व्यापार करना शुरू कर देते हैं। यहाँ के इंडियन इंडस्ट्रीज को काफ़ी नुकसान होता है। हम काफ़ी नुकसान क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं पूरी तरह से तबाह हो जाता है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। क्यों? एक समय में इसे कहा जाता था ना, क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। मतलब क्या, हाँ, लुटेरा यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है, ब्रिटिश से पहले भी लुटेरा आ चुके हैं, मोहम्मद गजनवी, हम कह सकते हैं मोहम्मद गौरी, बहुत सारा है। लेकिन इसका ऐसा सिद्धांत क्या रहा, क्या इसका सिद्धांत रहा, तो उसे पढ़ने के लिए हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ रहे, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आपको टाइम टेकिंग चाहिए। अगर आप सिविल सर्विस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसमें आप भाग लेना चाहते हैं, उस एग्जाम में लेना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम के लेके थोड़ा सा चलना पड़ेगा कि हर एक छोटा कम पढ़ना है, 1-2 पॉइंट ही पढ़ना है, लेकिन इसको इस तरह से पढ़ना है कि आप किसी के सामने में एक्सप्लेन कर पाए, व्याख्या दे सकें कि what was the reason behind the failure of non-cooperation movement, ठीक है। what was the reason behind the failure of CDM, civil disobedience movement, why Gandhiji had witnessed lots of discrimination in South Africa, क्यों racial discrimination, नस्लीय भेदभाव क्यों। तो ये सब देख रहे हैं ना कि उन्हें आइडिया लगा, ठीक है। तो उस चीज को समझने के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट क्या हम पढ़ रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1793, 1793 का 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट काफी जल्दी में डिस्कस हम कर लेते हैं। क्या है, इससे पहले तक 1793 से पहले तक कोई ऐसा टाइम फ्रेम फिक्स नहीं किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कि कितने समय के भीतर जो है सो जो भारतीयों के लिए जो है सो भारतीय इंडियन अफेयर्स के लिए जो कानून बन रहे हैं उसको कितने दिन में उसको रिव्यू किया जाएगा और उसमें कुछ बदलाव लाया जाएगा। ये एक टाइम फ्रेम फिक्स नहीं किया गया था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793 में, ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1793, इसमें क्या किया जाता है, इसमें 20 ईयर्स का रूल लाया जाता है, ठीक है। इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, 20 साल का नियम। मतलब क्या, अब से प्रत्येक 20 साल में, ठीक है, एवरी 20 ईयर्स 20 साल में क्या किया जाएगा, जो कानून है उसको क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। क्या क्या किया जाएगा देख लेते हैं यहाँ पे, रिव्यू किया जाएगा, रिन्यू किया जाएगा, ठीक है, उसमें रिफॉर्म लाया जाएगा, ठीक है, समय समय पर। उसमें कितने समय पर, 20 साल पे। तो ये जो, क्योंकि देख रहे हैं कि 1793 के बाद अब जो वही हम आपको बताएं कि चार्टर एक्ट भी पढ़ना है ना,